आज हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9 प्रथम साम्राज्य क्लास 6 सब्जेक्ट अतीत से वर्तमान। इसमें अशोक के बारे में आज अध्ययन हम लोग को करना है। इससे पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े। उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में पिछले क्लास में ही मैं बता दी थी कि 273 ईस्वी पूर्व और 269 ईस्वी पूर्व दो डेट उनके राजा बनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 273 ईस्वी क्या है? 273 ईस्वी में वो राजा बने थे और 269 ईस्वी में विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ जो राजा को बैठाया जाता है, तो वो सब प्रक्रिया के माध्यम से 269 ईस्वी में उन्हें राज्यारोहण किया गया था और 232 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। तो चलिए इसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अशोक जहां भी अपने राजा बनने की बात करते हैं तो इस डेट का प्रयोग करते हैं, 269 ईस्वी पूर्व को। इस 273 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी के बीच में बताए थे कि अशोक को अपने भाइयों के साथ युद्ध करने में, संघर्ष करने में राज्य गद्दी प्राप्त करने के लिए बीत गया। इसलिए वो अपने अभिलेख में इसी समय को अपना राज्यारोहण का समय बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अशोक, सबसे पहला जो जिक्र है कि अशोक अपने अभिलेख में ये बताते हैं कि राज्यारोहण के 8वें वर्ष वो कलिंग विजय किए थे। इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि बिंदुसार के राज्य में पूरे भारत को समाहित कर लिया गया था, बस बच क्या गया था, कलिंग बच गया था। और द्रविड़ क्षेत्र जो कुछ थे, कुछ दक्षिण भारत में जो द्रविड़ राज्य था जिसमें पांड्य, चेल, चोर बचा हुआ था, बस इतना ही 3 क्षेत्र दक्षिण भारत में और एक कलिंग, इतना बचा था। बाकी सब बिंदुसार के समय ही भारत का सारा भाग मौर्य वंश में समाहित हो चुका था। तो 8वें वर्ष वो अशोक किसको जीत लिए? कलिंग को जीत लिए 261 ईस्वी पूर्व। ये कलिंग विजय में काफी भयानक युद्ध हुआ और इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हजारों के लाखों की संख्या में लोग मारे गए। बच्चे, महिला, किसान, जिसकी युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, वो सभी निर्दोष व्यक्ति सभी इसमें मारे गए। इस भीषण हत्याकांड के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और यहीं से अशोक, इसी कलिंग विजय के बाद अशोक निर्णय लेता है कि अब हमको युद्ध नहीं करना है। और युद्ध घोष के स्थान पे, मतलब युद्ध घोष को उन्होंने बताया है कि भेरी घोष के स्थान पे हमको धम घोष करना है। धम के लिए घोषणा करनी है, धम को विस्तृत करना है। तो ये पे पूछता है कि किस अभिलेख से अशोक ने, अभी हम लोग अध्ययन करेंगे अशोक के बारे में। जान गए कि 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग विजय किया था। अब देखिए, अब हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण जानना है अशोक के बारे में, अभिलेख के बारे में। अभिलेख मुख्य रूप से अशोक का इतिहास अभिलेख पे टिका हुआ है। तो हम लोग अभिलेख के बारे में सबसे पहले जानेंगे। अभिलेख, ये अभिलेख क्या है? सबसे पहले पूछेगा कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख का मतलब है कि किसी पत्थर या धातु पे, किसी कठोर चीज पे लिखी हुई बात जो पढ़ने के लिए लिखा गया हो, उसी को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख को हम लोग परिभाषित करेंगे कि वैसा लेख जो पत्थर या धातु के चादर पे लिखा गया हो, जो कि कठोर वस्तु हो, उस पर उत्कीर्ण किया हुआ पढ़ने योग्य सामग्री अभिलेख कहलाएगा। चलिए अभिलेख को जानने के अभिलेख क्या है। अब अभिलेख के प्रकार देखेंगे। अशोक के अभिलेख के प्रकार। तो अशोक का जो अभिलेख था वो मुख्य रूप से
दो आधार पे बटा हुआ है, एक भाषा के आधार पे, दूसरा आकार के आधार पे। अब ये भाषा के आधार पे क्या है, इस चीज को हम लोग जान लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि भाषा के आधार पे कितने प्रकार का अशोक का अभिलेख था। तो भाषा के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार का भाषा प्रयोग किया गया है। एक है प्राकृत भाषा, दूसरा है ये लिपि खरोष्टी है दूसरा में, लेकिन भाषा इसका प्राकृत ही था। अब देखिए इस बात को समझना जरूरी होगा कि प्राकृत भाषा, लिपि क्या था, खरोष्टी। ये प्राकृत भाषा किस लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में। अब देखिए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं या हिंदी लिखते हैं, लेकिन हम लोग का लिपि क्या है, देवनागरी है ना। तो हम लोग किसी भी बात को, मान लीजिए कि अंग्रेजी किस में लिखते हैं, रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो मान लीजिए सेब लिखे, सेब, ये क्या है, देवनागरी लिपि है। और SEB, सेब, ये क्या कहलाएगा, ये भाषा क्या है, हिंदी भाषा ही है, लेकिन लिपि कौन हो गया, यहाँ सेब लिखे हिंदी भाषा में, लेकिन लिपि इसका क्या है, देवनागरी। और यहाँ सेब लिखे हिंदी भाषा में, लेकिन इसमें लिपि क्या प्रयोग हो गया, तो रोमन। तो यही बात, यही सिस्टम यहाँ लागू होता है। भाषा क्या है, प्राकृत, लिख क्या रहे हैं, ब्राह्मी लिपि में। यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया गया प्राकृत भाषा का, लेकिन लिखा गया खरोष्टी लिपि में। और एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कांधार में मिला है। ये अभिलेख है अरामाइक एवं यूनानी भाषा में। ये 2 भाषा में लिखा हुआ है, अरामाइक और यूनानी भाषा में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कांधार अभिलेख तो पूछता है कि कौन सा अभिलेख है जो 2 भाषा में लिखा हुआ है। तो कांधार अभिलेख, अशोक का कांधार अभिलेख जो है वो 2 भाषा में लिखा गया है, अरामाइक एवं यूनानी भाषा में। तो इस चीज को हम लोग समझ लिए। खरोष्टी लिपि वाला, इसका भाषा प्राकृत है लेकिन इसका लिपि खरोष्टी है। तो खरोष्टी लिपि वाला जो मिला है अभिलेख, वो मिला है आपको शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से, शहबाज गढ़ी और मानसेहरा से। शहबाज गढ़ी और मानसेहरा। और अधिकांश जो सबसे ज्यादा संख्या में जो हम लोग को अभिलेख मिला है वो प्राकृत भाषा में, क्योंकि भारत के क्षेत्र में जितना मिला है वो प्राकृत भाषा में मिला है। चलिए अब हम लोग देख लें इस चीज को। अभिलेख जो अशोक लिखवाते थे तो इसका उनको विचार कहाँ से मिला, इसकी आइडिया कहाँ से लगी, ईरान के राजा से। ईरान के क्षेत्र के जो राजा थे उन्हीं के देखने के बाद इन्होंने, अशोक ने अभिलेख खुदवाना शुरू किए थे। तो हम लोग देख लिए भाषा के आधार पे कितना है, 3 प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है अभिलेख में। प्राकृत भाषा जिसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, खरोष्टी लिपि में लिखा गया, खरोष्टी प्राकृत भाषा को ही ये पाकिस्तान के क्षेत्र में लिखा गया। और वहां पे जो उस समय में जानने वाला लिपि था वो था खरोष्टी लिपि। तो जो स्थानीय आदमी जिस लिपि या जिस भाषा में समझते थे उस बात को उस स्थान के हिसाब से लिखवाया गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आकार के आधार पे। देखिए आकार के आधार पे अभिलेख हम लोग देखेंगे।
आकार के आधार पर 3 प्रकार का शिलालेख था। एक 3 प्रकार का अभिलेख था। एक था आकार के आधार पर 3 प्रकार का अभिलेख था। एक शिलालेख था, गुहालेख था, तीसरा स्तंभ लेख था। अब हम लोग देखेंगे शिलालेख क्या था। शिलालेख था पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा, है ना। बड़ा टुकड़ा था तो उसको बृहद शिलालेख कहते थे। यहाँ बृहद लिखे हैं, बृहद का मतलब बड़ा, तो बृहद शिलालेख का मतलब बड़ा शिलालेख। तो जो बड़ा आकार का पत्थर था उसको बृहद शिलालेख की श्रेणी में रखे, जो छोटा प्रकार का पत्थर था उसे लघु शिलालेख के अंदर में रखे। अब देखिए गुहालेख, गुहालेख का मतलब क्या होता है। गुहालेख का मतलब होता है गुफा। पहाड़ को काट करके उस समय में रहने के लिए लोगों को गुफा दिया जाता था, या किसी अन्य धार्मिक प्रयोजन से भी पहाड़ को काट करके गुफा जैसा बनाया जाता था, उसको गुहालेख कहा गया। और उसके अंदर जो लिखा जाता था कुछ, उसको लेख कहा गया। चलिए अगला है स्तंभ लेख। पिलर के जैसे होता था और उसमें भी अपनी बातों को राजा महाराजा लिखवाते थे, उसी को स्तंभ लेख कहा गया। इसमें भी 2 प्रकार का स्तंभ लेख है, एक है बृहद, एक है लघु। बृहद मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि बृहद शिलालेख कितना महत्वपूर्ण है और लघु शिलालेख का मतलब किस किस तरह से इसमें वर्णन है और इसका क्या मतलब है। अब देखिए बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख में बड़ा पत्थर पे, जैसे ये बड़ा एक बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ पत्थर का, तो इस पत्थर पे ये गोल भी हो सकता है या बड़ा सा चौकोर भी हो सकता है। इस शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर के टुकड़ा पे 14 पॉइंट उत्कीर्ण किया गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो टोटल 14 तक नंबर इस पे लिखा गया है। इसको लोग समझने में गलती क्या कर देते हैं कि इसके बारे में बृहद शिलालेख के बारे में लिखा जाता है कि बृहद शिलालेख में 14 बृहद शिलालेखों की संख्या कुल 14 है। तो बच्चे समझ क्या जाते हैं कि बृहद शिलालेख मतलब कि 14 जगह से मिला है, ऐसा नहीं है। ये 14 बात इस पे लिखी हुई है, उसी को बृहद शिलालेख के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। एक तो आकार से बड़ा है, दूसरा कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या में बातों को लिखा गया है, इसीलिए इसको बृहद शिलालेख कहते हैं। अब देखिए इसकी संख्या 14 का मतलब इसमें 14 बातें लिखी गई है। इसकी संख्या ये नहीं है कि बताती है कि मिला, जितना मिला है अभी तक उसकी संख्या 14 है। हम लोग समझ गए बृहद शिलालेख का मतलब कि इसमें 14 बात लिखी हुई है। अब ये भी बात है कि हर शिलालेख, जितना शिलालेख मिला है बृहद शिलालेख, सब पे 14 बातें नहीं लिखी हुई है। लेकिन ये बात है कि मान लीजिए किसी पे 5 बातें लिखी हुई है, तो इसके बाद वाली जो बातें हैं अगर किसी इसके बाद वाली कोई बातें मिली तो वो अगले नंबर पे है। ये नहीं है कि जो मतलब फिर से वो पहला नंबर से, उसका पॉइंट नंबर बदला हुआ है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के जब देखा गया तो टोटल 14 नंबर तक का बात मिला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या क्या इस बृहद शिलालेख में 14 पॉइंट में किस किस चीज की बात की गई है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको जानना हम लोग को जरूरी है। पूछता भी है कि किस शिलालेख में, किस नंबर के शिलालेख में किस तरह की बातें मिली है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जो शिलालेख है, पहला नंबर का शिलालेख, उस पे लिखा हुआ है कि विशेष त्योहारों पर पशु हत्या पर रोक। मतलब यहाँ पे पशु बलि पर रोक है, पशु बलि पर रोक है। पहला शिलालेख से अशोक लोगों को बताया है कि पशु बलि करना विशेष त्योहारों पर। अब अचानक सब पूरा हर प्रत्येक दिन के लिए बंद कर देता तो नहीं चलता, इसीलिए पहले क्या किया कि विशेष अवसर पे पशु बलि पे रोक लगा दिया।
चलिए अब दूसरा देखते हैं। मनुष्य और पशु के साथ अच्छा व्यवहार करना है। इसमें अच्छा व्यवहार के बारे में बताता है। अब देखिए, इसी में वो परोपकार की बात भी करते हैं, वृक्ष लगाने की बात करते हैं, कुआं खुदवाने की बात करते हैं। तो मतलब जन कल्याण की जो भी बातें हैं ये अभिलेख 2 में लिखा गया है। अभिलेख 3 उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभिलेख 4 को देखिए, इसी में इन्होंने भेरी घोष के जगह पे धम घोष की बात की है। धम घोष की बात अभिलेख 4 में इन्होंने किया है। 5 में महामात्र की नियुक्ति की बात करते हैं। धम प्रचार के लिए, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे अशोक के धम को, उसके प्रचार के लिए उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसको महामात्र कहा गया। तो वही धम महामात्र की नियुक्ति इन्होंने बृहद शिलालेख के 5वें पॉइंट में बताया है। चलिए अब अगला देखिए, छठा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 7वां है कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु। इस सहिष्णु महामात्र की नियुक्ति 5वां में। छठा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 7वां में उन्होंने सहिष्णुता की बात की है, सहिष्णुता। 8वां में उन्होंने बोध गया जाने की बात की है। 8वां अभिलेख में बोध गया जाने की बात की है। अब ये बोध गया के बारे में जान लीजिए। पूछता है कि अशोक अपने राज्यारोहण के कैमे वर्ष बोध गया गए थे। अशोक अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष बोध गया गए थे। फिर पूछता है कि इसी में लिखा हुआ है कि वो लुम्बिनी गए थे। तो लुम्बिनी कब गए थे? अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष। 10वें वर्ष कहाँ गया था? बोध गया। और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तो इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? 8वां बृहद शिलालेख से। अब देखिए 12वां बृहद शिलालेख। 12वां हम लोग देखेंगे। 12वां में स्त्री धम महामात्र की नियुक्ति की बात की गई है। मतलब महिला को धर्म के बारे में जो बताने के लिए अधिकारी होता, तो उसमें महिला को ही नियुक्त किया गया, उसे स्त्री धम महामात्र कहा गया। चलिए 13वां शिलालेख में क्या, बृहद शिलालेख में क्या है? कलिंग विजय की बात कही गई है। तो हम लोग जान गए कि मुख जो पॉइंट था उसको जानना आवश्यक था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ लघु शिलालेख जो महत्वपूर्ण था। तो अशोक की जानकारी जो हमें मिलती है, अशोक नाम की, वो लघु शिलालेख से ही मिलती है। अशोक नाम का जो जानकारी मिलता है वो हमें 4 शिलालेख से मिलता है।